तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक, इसके जितना भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा के लेवल से या फिर सब चीज़ के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब चैप्टर 1 से है, संसाधन से। तो संसाधन का हम लोग VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। खासकर उन मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स नहीं ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। वैसे बच्चे को हम फ्री में बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल, बेहतर से बेहतर नोट्स, बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग संसाधन का प्रश्न को देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। ठीक, तो इसे समझते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ प्रश्न को देखेंगे, उसका आंसर नहीं बताएंगे, बल्कि आंसर को समझाएंगे, क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर उसका आंसर को समझाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला क्या है क्वेश्चन कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। तो क्या लिखेंगे कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र पर उसी देश का आधिपत्य होता है जिसका केवल वही बिजली पालन, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए उपयोग कर सकता है, उसे अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अर्थात मान लिया जाए हमारा देश भारत है, ऐसे नीचे भी भारत का कुछ ऐसे संरचना है। भारत है, इधर क्या है, यह पूरा जल है। तो कह रहा है ना अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहलाता है। इधर समुद्र है ना, जो हिंद महासागर, इधर अरब सागर है। ठीक, तो अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहता है, कहता है कि ये देश की तट रेखा हुआ है, इससे 200 किलोमीटर दूर तक के, इधर जितना भी हो जाएगा ना 200 किलोमीटर दूर तक के, यहाँ तक 200 किलोमीटर दूर तक, इस पर केवल भारत का अधिकार होगा। केवल भारत ही इसका उपयोग कर सकता है, कोई और देश का जहाज या कोई और देश इसमें नहीं आ सकता है। व्यापार करने के लिए, मछली पालन करने के लिए, परिवहन के लिए, यानी कि ऐसे बोट ले जाने के लिए इसमें कोई और देश नहीं आ सकता। यदि आएगा तो भारत से पूछ के आएगा, नहीं तो सीधा उड़ा दिया जाएगा। ठीक, तो यही अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि किसी भी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर, यानी कि 200 किलोमीटर दूर का जितना भी एरिया होगा, ये सब क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। इस पर केवल भारत का अधिकार होगा। ठीक, इस पर केवल उसी देश का अधिकार होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखिए, यानी संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, इसका उपयोग क्या है। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता लिखना है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों का विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या का समाधान हेतु उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिलता है, अतः इसका संरक्षण करना अति आवश्यक है। ठीक, तो देखिए संसाधन संरक्षण आपको बताया था कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृति के पर्यावरणीय समाधान हेतु इसका संसाधन का संरक्षण करके उसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि फिर से समझिए संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सोच समझ कर विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और फिर पूछ रहा है उसका उपयोगिता क्या है। इसका उपयोगिता लिख दीजिए, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। यदि संसाधनों का विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या का समाधान करने हेतु उपयोग किया जाए, उपयोग करना यानी कि केवल में सामाजिक, आर्थिक यानी पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान करने होती है। पर्यावरण में समस्या उत्पन्न हो रहा है, उसका समाधान करने के लिए उपयोग करेंगे। फालतू का संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, सोच समझ के उपयोग करेंगे, इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका को स्पष्ट करें। हाँ, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए लिखेंगे, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों जैसे मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज के स्थान पर उत्खनन से पहले ही
अथी उत्खनन से पहले ही की जाती है, यानी कि हम लोग बिना गड्ढा खोदे पता लगा देते हैं डिटेक्टर मशीन से पता लग जाता है कि यहाँ पर खजाना है, सोना है, चांदी है, या फिर किसी भी चीज़ को बिना अथी गड्ढा किए है पता लग जाता है कि यहाँ पे अथी कुछ होगा, कुछ खनिज होगा, कुछ संसाधन, कुछ चीज़ का भंडार पाया जाएगा। यानी कि ये सब कैसे होता है, हम लोग बिना अथी खदान किए ही हम लोग पता लगा देते हैं यहाँ पे इस खनिज का भंडारण है। क्यों? मशीनों की वजह से। मशीन की कैसे बना? तकनीक, मशीन यानी टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन के कारण ही हम लोग अथी कुछ कहते हैं बिना कल चलाए अथी पंप से पानी निकाल लेते हैं, मोटर से पानी निकाल लेते हैं अंदर से, धरती के अंदर से। तो ये सब क्या है? ये सब तकनीक की भूमिका है। संसाधन को निर्माण में, संसाधन का निर्माण में तकनीक की भूमिका है। इसका उदाहरण दे दीजिएगा कि संसाधन का निर्माण में तकनीक की भूमिका क्या है, तो फिर से समझिए। लिखेंगे संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज में भी संसाधनों के खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले कर दी जाती है। मान लो बिना गड्ढा खोदे ही हम लोग संसाधन का खोज कर ले लेते हैं। यह बिना तकनीक के अथवा कौशल के निपुणता से बिना संसाधनों के खोज एवं उपयोग के विधि पाना संभव है। यानी कि बिना तकनीक के यह कर पाना असंभव था। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब अगला है समोच्च कृषि से आप क्या समझते थे? हम आपको बताए थे कि समोच्च कृषि किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड के क्षेत्रों में पहाड़ी नुमा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में उसे समोच्च कृषि कहते हैं। तो ठीक, देखिए इसका आंसर लिखेंगे मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसे समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति का संरक्षण के साथ साथ मिट्टी को उर्वरा शक्ति एवं उसका संरक्षण भी साथ साथ हो जाता है। यानी मिट्टी का उर्वरता भी बढ़ता है और मिट्टी का संरक्षण भी हो जाता है समोच्च कृषि से। और समोच्च कृषि कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी नुमा खेती की जाती है उसी को सीढ़ी नुमा पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, उसी को समोच्च कृषि कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वन्य जीव के ह्रास के प्रमुख कारणों को लिखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग देखिए इसका वन्य जीव का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो लिखिए इसका पहला कारण लिखते हैं वन्य जीव का ह्रास के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित है। पहला कारण लिखेंगे वन्य जीवों का ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिसके कारण आवास छिन गया है और ये बेघर हो गया है। हम लोग आज जंगल की खूब कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, इसलिए जंगल खत्म हो रहा है। तो वन्य जीव रहेंगे कहाँ से? जब जंगल ही नहीं, वन ही नहीं रहेगा तो वन्य जीव रहेंगे कहाँ से? अब आज मानव अपने निजी लाभों के लिए वनों को कटाई कर रहा है। तो हमें वनों को कटाई पर रोक लगाना चाहिए। रोज़ हमें वन पेड़ को पानी देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक, दूसरा कारण लिखेंगे पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण के विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन जीवों का ह्रास का विलुप्त होने का कारण। यानी कि जो हम पालतू पशु रखते हैं उसे हम ऐसे ही बिरा देते हैं, यानी कि खुला छोड़ देते हैं जाके जंगल में। बकरी, भेड़ या फिर भैंस, गाय को हम लोग जंगल में जाके खुला छोड़ देते हैं, वो जाके सही पत्तियों को खा जाते हैं। जब पत्ती खत्म हो जाएगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है पेड़ पौधा, फिर जल खत्म हो जाता है, फिर जंगल खत्म हो जाता है और फिर वन्य जीव का खत्म हो गया। मतलब कि वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं इसी कारण। तीसरा लिखेंगे रेल मार्ग, सड़क मार्ग का निर्माण में, औद्योगिक विकास में, नगरीकरण में कारण वनों का कटाई किया जाता है, इसलिए जीवों का ह्रास हो रहा है। यानी कि जब हम लोग रेल बिछाते हैं तो बीच में जंगल आ जाता है, रेल के पटरी बिछाते समय बीच में जंगल आ जाता है, या सड़क बिछाते समय बीच में जंगल आता है, तो उसे काट के साफ कर दिया जाता है। और इसलिए जानवरों का जो वन्य जीव हैं उनका आवास छिन जाता है, जंगल खत्म हो जाता है और उनका आवास छिन जाता है, तो फिर वो रहेंगे कहाँ? यानी कि ज़्यादा औद्योगिकरण ही जब वन्य जीवों का विकास के बाधा है। यानी कि हम लोग रेल मार्ग, सड़क मार्ग बिछाते हैं तो उसमें वनों को कटाई कर दिया जाता है। ठीक, और चौथा कारण लिखेंगे वन्य जीवों का शिकार और उसके व्यापार में भी जीवों का ह्रास की तेजी हुआ है। यानी कि वन्य जीवों का शिकार किया जाता है। पहले के ज़माने में तो और किया जाता, पहले के समय में तो और किया जाता था, बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। अब तो थोड़ा सरकार की तरफ से रोक भी लगाया गया है, कानून बना है, तो जिससे बाघ परियोजना इस समूह के संरक्षण किया जा रहा है। लेकिन पहले तो खूब अंधाधुंध शिकार किया जाता था, शिकार करने के कारण वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेड डेटा बुक क्या है। रेड डेटा बुक, ठीक, तो इसको समझिए रेड डेटा बुक क्या है। तो ये बुक है ना, एक ऐसी प्रकार का बुक है जिसमें जो जैसे मान लीजिए ये हमारा रेड डेटा बुक हो गया, तो इसमें रेड डेटा बुक में लिखा जाता है कौन कौन सा पक्षी विलुप्त होते जा रहा है हमारे आसपास से। जैसे अब गौरैया पे ज़्यादा नज़र नहीं पड़ता होगा, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है। और गिद्ध, चील, गरुड़, ये सब क्या है, बड़ा बड़ा पक्षी। गिद्ध तो अब तो बिल्कुल नहीं दिखा दिया जाता, ये सब क्या विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो यानी कौन कहते हैं उसका, जिसका 2 मुँह रहता था आगे पीछे, उसका नाम भूल गए, ठीक। वो क्या हो रहा है, आजकल विलुप्त होते जा रहा है। कई सारे पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्त होते जा रही है। कई सारे जीव हैं जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि हम लोग जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जैसे पक्षी, जीव जंतु जो विलुप्त होते जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, उनका यहाँ पे एक रिकॉर्ड रखना है, कितना बच रहा है, कितना विलुप्त हो गया है, इसी को कहते हैं रेड डेटा बुक, ठीक। इसमें जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक। इसका देखिए, पृथ्वी पर पशु पक्षी जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखना की सूची बनाई जाती है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक। यानी कि पृथ्वी पे जो पशु है, जो पक्षी है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, वो उनका रिकॉर्ड रखना ही क्या कहलाता है, रेड डेटा बुक कहलाता है। रेड डेटा बुक में उन्हीं का विलुप्त होने वाले जीवों का खास करके उनका रिकॉर्ड रहता है, ठीक। अब देखिए आप चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन देखिए, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन आरंभ हुआ था। इसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी के हरे भरे पेड़ पौधे काटते देखकर बचाने के लिए आक्रोश में आकर पेड़ पौधों को घेर लेते थे तथा उसकी रक्षा करते थे। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया है। अर्थात चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, डेहरी गढ़वाल जिला में। डेहरी गढ़वाल उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन। इसमें क्या किया जाता था, जो स्थानीय ठेकेदार थे, वहाँ के रहने वाले ठेकेदार थे, वो कुल्हाड़ी से हरे भरे, जैसे मान लिया जाए ये हमारा हरा वाला पेड़ पौधा हुआ, ये हरा पौधा हुआ, इसको ठेकेदार कुल्हाड़ी से काट देते थे। लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति थे, अनपढ़ जनजाति, वहाँ के उस वन के रहने वाले अनपढ़ जनजाति के लोग, इसके रक्षा के लिए, पेड़ की रक्षा के लिए इससे चिपक जाते थे, इसको चारों पट से घेर के इसका रक्षा करते थे वहाँ के ठेकेदारों से। इसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन, ठीक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खनिज संरक्षण के उपाय सुझाएं। यानी कि खनिज संरक्षण के क्या क्या उपाय है लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर, खनिज में निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके उनका मतलब कि जो खनिज का संरक्षण कैसे किया जाता है, पहले तो खनिज का जो निरंतर दोहन हो रहा है उसका नियंत्रण करना होगा, फिर उनका बचत पूर्वक उपयोग करना होगा एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करनी होगी। इस प्रकार से हम खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोयला एक खनिज है, तो कोयला का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो पहले कोयला पर ट्रेन चलता था, कोयला पर ट्रेन चलता था, कोयला खनिज है, अगर कोयला पर ट्रेन चलते रहता तो कोयला खत्म हो जाता। लेकिन हम लोग क्या किए, उसके जगह किसी और सस्ते विकल्प का खोज किए। सस्ता विकल्प यानी कि बिजली का। आज बिजली पर ट्रेन चलता है, तो बिजली पर ट्रेन चल रहा है, तो बिजली पे यानी कि सस्ते विकल्प का खोज हो गया। कोयला खत्म नहीं होगा, कोयला खनिज है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखना है। पिछला बार था खनिज संरक्षण क्या है, खनिज संरक्षण का उपाय सुझाना था। अब हम लोगों को ऊर्जा संरक्षण का उपाय लिखना है, ठीक। तो लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का उपाय निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अधिक उपयोग करना। यानी कि जो गैर परंपरागत स्रोत है, जो परंपरागत नहीं है, उनका अधिक उपयोग करना। जैसे में हो गया बिजली का अधिक उपयोग करना, कोयला की जगह बिजली का उपयोग करना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना। सौर ऊर्जा, बिजली, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? पवन ऊर्जा से विद्युत चक्की बनाना, ये सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम से क्या है? पारंपरिक स्रोत है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, ठीक। अगला लिखेंगे, अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम। मतलब कि जो ऊर्जा का अनावश्यक बिना मतलब को उपयोग किया जा रहा है उस पर रोकथाम लगाना पड़ेगा। तीसरा लिखेंगे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, जैसे सभी लोगों के लिए परिवहन के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए,
मान लिया जाए एक सड़क है, एक सड़क पे एक शहर है, मान लिया पटना शहर है, उसमें एक सड़क है, उसमें लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे पटना में क्या अमीर अमीर आदमी रहते हैं, तो जो अमीर अमीर है वो बड़े बड़े गाड़ियों से, एक आदमी जा रहे हैं, सिर्फ एक आदमी जा रहा है बड़े बड़े गाड़ियों से, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पेट्रोल भी खर्चा होगा। पेट्रोल उसके पास तो पैसा, वो पेट्रोल खरीद लेगा, लेकिन पेट्रोल तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, क्योंकि क्या है अनवीकरणीय संसाधन है, परंपरागत स्रोत है, तो पेट्रोलियम तो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए सरकार को वहाँ पर का छोटा सा एक विद्युत ट्रेन लगा देना चाहिए, जिसपे अमीर या गरीब सब जा सके, जैसे बड़े बड़े देशों में किया जाता है, ठीक, जो भी विकसित देश है जिसमें वहाँ ऐसे ही किया जाता है। या यदि अगर नहीं किया जाता है तो ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा जाम होगा, क्योंकि एक आदमी एक गाड़ी से चलेगा तो उसे कितना अगर 10 आदमी चाह रहे हैं तो 10 गाड़ी, इसलिए अगर ट्रेन छोटा सा अगर ट्रेन रूट आता है वो वहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पे 10-20 आदमी चल जाएंगे और ज़्यादा जगह भी नहीं रहेगा, ट्रैफिक भी नहीं होगा, और विद्युत ऊर्जा से चलेगा। विद्युत सूर्य के प्रकाश है, सूर्य प्लेट से बन जाएगा विद्युत, इससे पेट्रोलियम का भी नाश नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अगला है निजी वाहन का उपयोग कम करना चाहिए, यानी कि वही अभी आपको बताएं कि अगर एक आदमी एक कार से चलेगा तो 10 आदमी 10 कार से चलेंगे तो फिर ट्रैफिक भी होगा, ज़्यादा पेट्रोलियम भी लगेगा, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होगा, ऊर्जा का क्या हो संरक्षण नहीं होगा, ऊर्जा का दोहन होगा। फिर लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है, श्वेत क्रांति। तो देखिए दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति किया गया था उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति किया गया था उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं। तो दूध का कारण क्या होता है, वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद होता है, इसलिए इसे कहते हैं श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक। तो लिखेंगे दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिसमें कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसे श्वेत क्रांति कहते हैं। इसके लिए शुरुआत 1970 के 13 जनवरी 1970 को हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है, ठीक, कुरियन को कहा जाता है जनक श्वेत क्रांति का। और वो 13 जनवरी 1970 को शुरुआत हुआ था श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति क्या है, तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो क्रांति किया गया था उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है व्यापारिक कृषि और जीवन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। तो हम लोग चैप्टर 2 में आ गए, कृषि चैप्टर 2 में, संसाधन चैप्टर 1 का हम लोग इतना ही प्रश्न देखेंगे। तो कृषि है चैप्टर 2, इसका चैप्टर 2 का आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है, ठीक। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और इसमें हम लोग जितना भी प्रश्न देखें, इसके अलावा और भी इस चैप्टर 1 से प्रश्न है जिसको हम लोग टॉपिंग करके अगले वीडियो में लाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जल संरक्षण क्या है, ये सब बहुत सारा टॉपिक छूट गया है, मतलब कि इसमें नहीं लाए हैं और हम लोग आगे लाएंगे, आगे की वीडियोस में हम आपको लिए लाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप आज के लिए हम इतने ही प्रश्न देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।